हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, वीबीटी। तो वीबीटी करके भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में दे सकता है, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस पूरे चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही आते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या, ये हम लोग बात करते हैं कि ये थ्योरी हमारा क्यों दिया गया था। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी क्या था, उतना हमारा बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, बता नहीं पाया, उसके लिमिटेशन को भी हम लोग देख लिए थे। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या है, उससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। यानी ये हमारा क्या था, बेस्ड था, इसका जो बेसिक फिनोमिना था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो क्या था कि मैटर और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग क्या होती है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा दिया गया था। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उससे हमें कई सारी जानकारी मिल के आएंगे, जैसे जैसे हम लोग ज्योमेट्री को देखेंगे, ठीक है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को निकालेंगे, यानी पैरामैग्नेटिक कब होता है, डायमैग्नेटिक कब होता है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे हमारा क्या होगा, जब सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड कंबाइंड होगा तो लिगेंड मेटल के जो ऑर्बिटल्स होंगे किस तरीके से क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमें पता चलेंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जब हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक हमारा क्या होता है, क्लास 11th में जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था, एक तो उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया है। तो उससे और इससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। वो क्या है, हमारा एक नॉर्मल कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो दिया गया था, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जब कंबाइंड हो रहे थे, ओवरलैपिंग था, वो सब चीज़ें अलग थी। यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सारा अलग है। वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो देखिए, जब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो इसको दिया किसने है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इसे पॉलिंग के द्वारा, ठीक है। पूरा नाम क्या है, लिनस पॉलिंग। और इनका जो एजम्पशन था वो हमारा क्या था, मैटर और लिगेंड के बॉन्ड को किस तरीके से बताया है, ठीक। तो मैटर लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को समझाया था इन्होंने। तो इसके पॉस्टुलेट को अगर देखा जाए तो कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है फीचर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला देखिए थ्योरी है क्या, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, द सेंट्रल मेटल कटायन, या हम लोग बोल सकते हैं एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, मे बी कटायन मे बी एटम, यानी सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ये तुम्हें पता है। तो इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तो मेटल के पास p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं सेंट्रल एटम के पास। अब उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, वो उस वैकेंट ऑर्बिटल में जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी हमें पहले पॉइंट में केवल यही समझना है कि सेंट्रल मेटल एटम हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल्स s p और d, ठीक। और उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास अवेलेबल रहेंगे जितना क्या करे, वो बॉन्ड बना सके कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड के साथ। यानी उसके पास कम से कम उतने ऑर्बिटल होने चाहिए कि लिगेंड के साथ क्या करे, वो बॉन्ड बना लें। तो मेटल एटम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे कोई ले लूँ, जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई सेंट्रल एटम किसी कॉम्प्लेक्स का, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखूँ Fe NH3 6, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ 3+ चार्ज। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आयरन है वो क्या है, 6 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेटेड है। तो इसके पास क्या होने चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। यानी जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास होने चाहिए। कौन कौन से ऑर्बिटल, s p और d वाले। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल इतने हैं। ये पहला पॉइंट हमारा बताया गया है। तो अगर यहाँ पे निकाला जाए Fe का जो चार्ज है, Fe क्या है, आयनिक फॉर्म में है, क्योंकि अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगेंट है, हम लोग बात कर चुके हैं। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंट है। और ये कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम और लिगेंड के चार्ज को ऐड करके कॉम्प्लेक्स का चार्ज हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अमोनिया का चार्ज 0, तो Fe का जो चार्ज होगा वही चार्ज क्या है, +3 लिखा गया है। तो Fe पर जो चार्ज है वो कितना है, 3+। तो Fe क्या है, 3+ स्टेट में है।
अगर बात की जाए इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 3d6 और 4s2। अब यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो यस में से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, यानी ये क्या बन जाएगा 4s0, और इसमें से एक चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3d5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्थ सेल में हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो फोर्थ सेल में इंटर करने का मतलब उसके पास क्या होंगे, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं फोर्थ सेल में सभी के सभी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, यानी यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे। तो इसके पास क्या होगा 4p और 4d ऑर्बिटल होंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई सेंट्रल एटम या कोई भी हमारे पास क्या है एटम है, तो एटम के पास क्या होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं इस तरीके से, और सेल के अंदर बहुत सारे क्या हैं सब सेल्स हैं। तो सब सेल का मतलब ये पहला वाला तो 1s है, दूसरे में क्या होता है 2s और 2p, यहाँ पे क्या है 3s 3p 3d। जैसे ही हम लोग क्या किए 4s में इंटर कर गए, तो उसमें क्या होगा 4s और 4p, 4s के बाद क्या होगा 4p 4d तो रहेगा ही खाली, तो इसीलिए इसको भी लिख दिया जाता है साथ में। तो 4s के बाद क्या होगा 4p 4d 4f, f की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है ये सभी ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेल में इंटर कर चुके हैं, तो सेल में जब इंटर कर जाएंगे तो उसके ऑर्बिटल तो रहेंगे ही। जैसे अगर किसी के घर में चले गए तो बाकी सारे रूम्स तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि घर में गए तो केवल एक ही रूम रहेगा बाकी तो नहीं दिखेगा हमें। तो घर में अगर इंटर कर गए तो सभी रूम रहेंगे, हम लोग किसी में भी जा सकते हैं। तो वैसे ही इस सेल के अंदर इस वाले घर में जब चले गए चौथे वाले घर में, तो चौथे वाले घर में जितने भी कमरे हैं चारों कमरे तो रहेंगे ही। वैसे ही जब हम लोग 4s पे चले गए तो 4p 4d रहता है, लेकिन वो क्या रहता है वैकेंट रहता है। अब इसका यूज आएगा यहाँ पे, तो ये भी क्या है वैकेंट, ये भी वैकेंट है। अगर इसको ड्रा किया जाए तो 3d5 यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, s पूरा खाली, p भी पूरा क्या है खाली है, और ये वाला d भी क्या है पूरा का पूरा वैकेंट है। तो इसी को बोला जाता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये नहीं होता है इसमें तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही। वैकेंट का मतलब होता है कौन कौन सा, यस, यहाँ देखिए लिखा गया है p और d, तो यस हो गया, p हो गया, d हो गया। तो p में क्या होते हैं 3 ब्लॉक, d में 5 ब्लॉक, s में 1 ब्लॉक। तो ये हमारा क्या था पहला पॉइंट, ठीक। अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में। फिर देखिए लिखा गया है हमारा सेकेंड पॉइंट, दिस वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर हाइब्रिडाइज्ड। अब ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे। A new set of equivalent bonding orbital called hybrid orbital. These orbital have a same geometry and same energy and definite directional properties. यानी अब जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन जब लिगेंड इसके साथ कंबाइंड होने के लिए आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा था FeNH3 6, और यहाँ पे मैंने लगा दिया था 3+। अब इसमें हम लोग देख चुके हैं कई सारे वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट हैं, लेकिन लिगेंड इसके साथ अब कंबाइंड होने के लिए आ रहा है, यानी लिगेंड क्या कर रहा है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, ठीक है। लिगेंड का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन देना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना। तो लिगेंड क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए जब आएगा तो ये क्या करेगा, अपने जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास पड़े हुए हैं उन सबको एक सही डायरेक्शन में लाएगा, यानी अब सबको क्या करेगा हाइब्रिडाइज्ड करेगा। हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी सब ऑर्बिटल क्या है लगभग अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के हैं, यानी सब क्या होंगे इंटरमिक्स होके एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो वही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो लगभग सेम हो। तो वहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में इस Fe वाले को फिर से बनाऊं तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग Fe3+ के पास क्या था 3d 4s 4p 4d। तो अब इसके पास क्या है 3d 5 था 4s 0 था, ये सब क्या थे वैकेंट थे पूरे। तो इसके पास क्या है 5d ऑर्बिटल इस तरीके से पड़े हुए हैं, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, फिर एक 5d ऑर्बिटल, इस तरह से क्या है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं, d वाले में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ये करेगा क्या कि अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड करेगा। हाइब्रिडाइज्ड करने का मतलब जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई भी एटम है, ठीक, उसके ऑर्बिटल क्या है अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारा जो डी ऑर्बिटल है
इसका अगर शेप देखा जाए तो क्या होता है, डबल डम्बल शेप का इस तरीके का है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी का शेप क्या है, डम्बल है, ये भी डी है, उसका भी क्या होगा, डबल डम्बल शेप होगा। लेकिन तो अलग अलग जब शेप है तो डायरेक्शन भी क्या है, इसका ओरिएंटेशन बोला जाए, डायरेक्शन बोला जाए, ये सब भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जब लिगेंड इसके साथ कंबाइंड होने के लिए आएगा तो लिगेंड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं यहाँ पे, तो Fe के साथ जो 6 अमोनिया जुड़े हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, जो 6 अमोनिया आ रहे हैं वो एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी वो कहीं से भी नहीं जुड़ जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग वार्नर थ्योरी में भी पढ़ रहे थे कि वार्नर थ्योरी में क्या था कि जो लिगेंड हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन में ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है उनका, एक फिक्स होता है। यानी 6 लिगेंड होंगे तो ये क्या होंगे, इस तरीके से आएंगे, 4 होंगे तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में आएंगे। तो लिगेंड क्या है, एक डायरेक्शनल है। तो जो सेंट्रल मेटल के पास जो ऑर्बिटल है उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा। यानी ये सभी अलग अलग एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं उसको क्या करते हैं, ये सब क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। यानी अगर मान लीजिए 6 अमोनिया को लाना है यहाँ पे, तो ये 6 ऑर्बिटल क्या होगा, इसमें से कोई 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके ठीक एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें आसानी से अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो ऐसे ये अमोनिया डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हाइब्रिडाइज्ड करना पड़ेगा। यानी एक 6 ऑर्बिटल क्या करेगा, एक नए टाइप का इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेगा इन्हीं सब में से लेकर। ठीक, अब आसानी से क्या होंगे इसमें, इसे बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हमारे पास क्या है, 6 अमोनिया आ रहा है तो उसके पास 6 ऑर्बिटल इस तरह से होने चाहिए। तो इसके पास तो ऑर्बिटल बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इन्हीं सब में से कोई 6 ऑर्बिटल ले क्या करेगा, आप इंटरमिक्स करके एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये कर लेगा, जिसे बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें दे देगा। यानी अगर इसके शेप को देखा जाए एक्चुअल में ये कैसा हो जाता है, तो Fe जो है उसके अलग अलग देखिए ऑर्बिटल के शेप हैं, तो ये सभी क्या होंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में आएंगे। यानी ये इस तरीके से अपने आप को हाइब्रिडाइज्ड कर लेगा, यानी सभी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके वो इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा D2sp3, ठीक है, तो D ऑर्बिटल, 2D ऑर्बिटल, 2D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, यानी 2D का, एक S का, 3p का, यानी 3 1 4 2 6। तो 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके कुछ ऐसा शेप ले लेंगे जिसमें आसानी से जो लिगेंड आएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको आसानी से शेयर करके डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इसी में इस तरीके से देके बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो ये हमारा जो कि सेकेंड पॉइंट बता रहा है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, थर्ड पॉइंट। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि द बॉन्डिंग बिटवीन metal complex arises when filled ligand orbital containing a lone pair of electron overlap a vacant hybrid orbital of metal cation और atom। ठीक है, coordinate covalent bond। अब यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा लिगेंड और मेटल के बीच में, तो मेटल मस्ट हैव अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। मैंने पहले बोला है कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे ही लिगेंड आएगा, ठीक है, तो सभी ऑर्बिटल क्या अलग अलग एनर्जी, अलग अलग शेप के सभी हैं, मतलब थोड़ा मतलब बहुत बराबर एनर्जी के होते हैं, लेकिन जब मिक्स होंगे तो एक नए एनर्जी का ऑर्बिटल बना लेंगे। तो सभी क्या अलग अलग ओरिएंटेशन में है, कोई डम्बल शेप है, कोई डबल डम्बल शेप है, कोई स्फेरिकल शेप है। जैसे ही लिगेंड को देखेंगे सब हाइब्रिडाइज्ड होंगे, मिक्स होके एक नए शेप में आ जाएंगे। अब नए शेप में आने के बाद जो ऑर्बिटल बनता है उससे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा यही चीज बताना चाह रहा है। तो जैसे अगर मेटल के पास कोई मैं बना देता हूं एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से है, ठीक, जो क्या है, वैकेंट है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके लोन पेयर, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या किया, इसके साथ ओवरलैप किया और बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे कैसे दिखेंगे, एरो से, यानी ये लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये दोनों मेटल के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दीज आर ओवरलैप टू ईच अदर एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ
मेटल एटम एंड लिगेंड। तो ये सभी चीज़ें हमें बताई गई यहाँ पे। फिर बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है हमारा, ईच लिगेंड has at least one orbital containing a lone pair of electron. Pauling classified the ligand in two category. एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड, यानी जो मेटल के साथ लिगेंड कंबाइंड होने आ रहा है। ठीक, तो लिगेंड के पास, अगर लिगेंड की डिफिनेशन की बात की जाए तो मैंने बताया था पहले ही कि लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल या निगेटिव आयंस, मे बी पॉजिटिव, ठीक है, विच कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक हो। वो क्या करेगा, मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा उसके हैबिट ऑर्बिटल में और बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जो लिगेंड्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे ये देखिए दिया गया है साइनाइड, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कुछ लिगेंड क्या होते हैं, वीक होते हैं, जैसे दिया गया है कुछ हैलोजेंस हैं, Fe है, Cl- है, बहुत सारे वीक लिगेंड हमारे पास होते हैं। तो लिगेंड्स हमारे पास क्या है, वीक भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो अब ये कैसे पता चला कि कौन सा लिगेंड वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ को देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्लासिफाई नहीं किया है। ये सभी चीज़ें हम लोग CFT में समझेंगे कि लिगेंड वीक क्यों है, स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है, वीक लिगेंड का इफेक्ट क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने बस बता दिया कि लिगेंड दो टाइप के हैं, एक वीक है, एक हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। तो अगर हम लोग अपने से खुद से समझना चाहें कौन से लिगेंड वीक कैटेगरी में रखे जाएंगे, कौन से स्ट्रॉन्ग में होंगे, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को कि वीक लिगेंड देखिए होता क्या है। या पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जनरली देखा जाएगा उसमें जो डोनर साइट है वो या तो कार्बन है या तो नाइट्रोजन है। क्या मैंने बोला कि जो डोनर साइट है यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड में क्या होते हैं, लिगेंड तो एक बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक, तो उसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं डोनर साइट। तो डोनर साइट में बी पॉजिटिव, सॉरी में बी कार्बन, में बी नाइट्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डोनर साइड्स में अगर C है तो इसमें कार्बन है, इसमें डोनर साइड यहाँ पे देखिए C है तो ये कार्बन हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन या कार्बन हो, यानी ऐसे लिगेंड जिसमें क्या हो, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो। तो CN हो गया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO हो गया, ठीक, और हम लोग ले सकते हैं CO, ठीक है, देखिए न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, CO हो गया, NH3 हो गया, इसमें देखिए नाइट्रोजन है डोनर साइड, तो डोनर साइड यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। अब इसके अलावा जो भी दिख गया है सब क्या है, वीक है। इसके अलावा जो भी दिख गया है, हैलोजेंस हो गया, ठीक है, जो भी लिगेंड्स इसके अलावा आएंगे सभी के सभी वीक होंगे। वाटर हुआ, सारे हैलोजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी लिगेंड्स हैं बाकी सभी के सभी क्या है, वीक लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन एज अ डोनर साइट। ठीक, तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसके लिए हमारा होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो वहां पे सभी लिगेंड्स को देखा जाएगा उसके ऑर्डर को कि वीक टू स्ट्रॉन्ग कैसे हम लोग चलेंगे। तो ये हमारा था नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फिर आता है पॉइंट नंबर 5। इसमें लिखा गया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव अ टेंडेंसी टू पेयर अप द डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ऑफ अ मेटल कटायन एटम टू प्रोवाइड द नेसेसरी ऑर्बिटल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ऑन अदर हैंड वीक लिगेंड डू नॉट हैव टेंडेंसी टू पेयर अप द डी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दो कैटेगरी में जब लिगेंड को डिवाइड कर दिया गया तो लिगेंड हमारे जब स्ट्रॉन्ग और वीक बन गए तो कुछ ना कुछ तो इसके पास, ठीक है, अलग प्रॉपर्टी होगी कि ये स्ट्रॉन्ग है तो कुछ करेगा अलग काम, या कोई लिगेंड वीक है तो उसका भी क्या होगा, कुछ अलग टेंडेंसी होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जब वो मेटल के ऑर्बिटल के पास आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, उसके साथ इलेक्ट्रॉन देने जब आएगा, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो पहले क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले ही वो क्या करेगा,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आएंगे तो क्या होंगे, जितने भी मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या होते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, यानी एक अगेंस्ट द हुंड्स रूल, यानी हुंड्स रूल के अगेंस्ट क्या होते हैं, पेयर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं दो कंपाउंड लिखूं, एक लिख दूं मैं FeNH3 3+, और एक मैं लिख दूं FeH2O 3+। अब यहाँ पे बात की जाए तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। अभी हमें इतना बस समझना है कि नाइट्रोजन कार्बन स्ट्रॉन्ग, बाकी वीक। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जबकि वाटर एक हमारा क्या है, वीक लिगेंड है। ठीक, तो जब भी क्या होगा, ये देखिए इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। लेकिन उसके पहले देखिए होगा क्या कि Fe के पास क्या है, Fe3+ स्टेट में यहाँ पे है, इसके पास होगा 3d5 4s0, और जो भी ऑर्बिटल होंगे 4p और 4d वाले, उससे मतलब हमें नहीं अभी। तो होगा क्या कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो 5 हैं यहाँ पे d ऑर्बिटल में, वो पहले ऐसे थे अनपेयर्ड सभी के सभी। तो जैसे ही लिगेंड को देखेंगे वो क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। यही पॉइंट हमारा बता रहा है कि लिगेंड के प्रेजेंस में ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड अप हो जाते हैं। यानी ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके का अपने आप को पेयर कर लेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन 2 3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, अब इस तरीके से पेयर्ड अप। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब इस तरीके से रहेंगे, ये पेयर्ड हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आएगा तो मेटल के ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, पेयर हो जाते हैं। तो ये तो हमारा लिखने का तरीका तो गलत है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है। ये हुंड्स रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि हुंड्स रूल ने बोला था कि जब तक अनपेयर्ड ना हो तब तक पेयर नहीं करना है, लेकिन हम लोग बिना अनपेयर्ड किए ही पहले ही पेयर कर दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने पर कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है। लेकिन वीक लिगेंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। वीक लिगेंड आएगा तो हमें जैसे लिखते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन को वैसे ही रहने देना है, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, तो इस चीज़ को देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो वहाँ पे समझेंगे। तो अभी हमें क्या ध्यान देना है, केवल इनके पोस्टुलेट पे। तो उन्होंने बस बता दिया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, कैन पेयर्ड अप द डी इलेक्ट्रॉन, वेयर एज वीक लिगेंड डू नॉट पेयर अप द, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट नंबर 5। फिर देखिए बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। यहां लिखा गया है, द डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी आइदर इनर n-1 d ऑर्बिटल और आउटर d ऑर्बिटल, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे अब देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक, वो क्या करता है, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। एक बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कब बनेगा और आउटर ऑर्बिटल कब बनेगा, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और वो, जैसे मैं लेता हूँ FeNH3 और 3+, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो Fe है, इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये 3+ स्टेट में पहले से है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा, 3d5 4s 4p और 4d। तो d ऑर्बिटल में देखिए जो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 5, और यस पूरा वैकेंट, p भी क्या है, वैकेंट है, और ये वाला d भी क्या है, पूरा का पूरा वैकेंट ऑर्बिटल है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के लिए क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा इस मेटल के अप्रोच में तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले पेयर्ड होते हैं, तो यहीं अगर बना दिया जाए इसमें,
तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये वाला गायब हो जाएगा, यानी ये सभी क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, यानी ये कुछ इस तरीके से बना लेगा। अब इसके देखिए डी ऑर्बिटल में 2 खाली हो गया पूरा का पूरा, यहाँ भी क्या 1 2 3 खाली हो गए हैं, तो इसको 6 लिगेंड को आना है, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड जो होंगे वो यही सब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। यानी हाइब्रिडाइजेशन अब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 2 1 3 और 3 6, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक, जब ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे Fe NH3 6 आया तो यहाँ पे डी कौन सा यूज हुआ, देखिए अब 2 तरह के डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, इसे क्या बोल रहे हैं 3D, ये क्या है 4D है, तो 3D को बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल और 4D को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल, तो इसे बोलेंगे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल का मतलब कौन सा डी यूज हुआ है, 3D, यानी ये 4D है, ये 3D है, तो 3D का मतलब क्या है 4D से एक कम, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे N-1D। ठीक, और इसे और क्या बोलते हैं, इसमें देख सकते हैं हम लोग जो स्पिन है, स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ज्यादा होंगे ऑर्बिटल में तो बोलेंगे हाई स्पिन, अगर कम होंगे तो बोलेंगे लो स्पिन। तो ये क्या बना रहा है, कम इलेक्ट्रॉन है या सभी के सभी पेयर्ड है, तो क्या बोलेंगे, जनरली बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए जनरल कंडीशन हमारा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि इनर ऑर्बिटल हमेशा लो स्पिन ही रखे। ठीक है, तो ये लो स्पिन अभी मैंने बोल दिया कि जनरली क्या होता है, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन। तो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं आउटर ऑर्बिटल वाले केस में, अगर मैं यहां पे बनाऊं FeH2O6, अब H2O हमें पता है ये लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब बात करते हैं वीक लिगेंड के केस में। वीक लिगेंड, तो अगर कोई लिगेंड हमारा क्या है वीक है, जैसे वाटर आ गया, तो वाटर जब इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, इस पर भी क्या है 3+ चार्ज है, तो जब इस पे 3+ चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर एक वीक लिगेंड है, तो जब वीक लिगेंड आएगा तो वो क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है एफ ऑर्बिटल में उसको पेयर नहीं कर पाएगा, यानी वो जहाँ देखेगा खाली ऑर्बिटल उसी में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, यानी उसी को हाइब्रिडाइज्ड करके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, जो आगे वाले हैं यानी पेयर नहीं होंगे, यानी अगर वाटर आएगा तो Fe का जो डी ऑर्बिटल है ये 5D वाला, अगर मैं उसको बनाऊं यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, यानी ये क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है 5D। ठीक है, ये ऑर्बिटल कौन सा है D 3D 5, उसके बाद आया 4S, फिर आ गया 4P और आ गया 4D, ये आ गया हमारा 4S 4P और 4D। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो वाटर क्या है एक वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड जैसे ही आएगा तो ये इसको पेयर नहीं कर पाएगा। पेयर नहीं करने का मतलब अब हमें क्या है 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली, क्योंकि हमेरे पास क्या है 6 लिगेंड है वाटर के भी, तो 6 ऑर्बिटल केवल चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल कौन कौन से लेगा, यहाँ से लेगा, एक S का, 3 P का और 2 D का, तो इसको मिल गया 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कौन सा D यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में 4D, तो इसे बोलेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कहला जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, या बोलेंगे ND, क्योंकि इससे क्या है ये N-1D है और इससे क्या है ज्यादा है तो बोलेंगे ND। और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी स्पिन क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी स्पिन की बात करें तो स्पिन का मतलब होता है हम लोग क्या निकालेंगे S की वैल्यू, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है +12, जब दोनों एक पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा, सॉरी जब दोनों पेयर्ड होंगे तो क्या होगा +12 -12 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है +12 इस तरह से करेंगे तो बहुत सारे हमारे क्या होंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमेशा इसका। इसमें अगर निकालेंगे तो +-0 इसका -12 केवल आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है स्पिन ज्यादा है इसका, तो उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इस तरीके से ये
हमारा दिया गया था पॉइंट नंबर 6, तो इसको कर लीजिए नोट। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां बताया जा रहा है कि इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विद इन अ कॉम्प्लेक्स, देन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर, while if all the electrons are paired complex will be diamagnetic in nature। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट है उसमें बताया गया है मैग्नेटिक नेचर के बारे में। तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद, ठीक मेटल के अंदर नहीं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा फॉर्म हो चुका है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी बच गए तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक नेचर का है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल में अगर ले लिया जाए यहाँ पे FeNH3 6 और यहाँ पे मैं क्या लगा दे रहा हूँ 2+। अब 2+ क्यों लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे देखा जाएगा 2+ स्टेट में है, तो Fe का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो क्या होगा 2+, क्योंकि अमोनिया तो 0 है। अब 2+ का मतलब इसके पास क्या होता है 3d6 और 4s2, तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यस में से गायब हो गए और डी में कितना बचा 3d6 और 4s0। अब बात की जाए इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें पता है अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे ही अमोनिया इसके अप्रोच में आएगा सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ आगे का, बस हमें ध्यान देना है, इसके बारे में बात करनी है। तो जैसे ही इसके अप्रोच में अमोनिया आएगा सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयर्ड अप। तो पेयर अप होने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएंगे। तो अमोनिया क्या करेगा, बाकी आगे वाले जो ऑर्बिटल है उसको हाइब्रिडाइज करेगा। आगे वाले ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेंगे, हो जाएंगे सब Fe के, और अमोनिया उसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जितने ऑर्बिटल हमारे पास बचे हुए हैं इधर के मेटल के पास कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, उन सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है सारे के सारे। यहाँ बात की जाए तो यस ऑर्बिटल होगा, इसके बाद 4s के बाद क्या होगा 4p होगा, फिर 4d होगा। तो 4p में 3 बॉक्स, d में क्या होंगे फिर 5 बॉक्स होंगे। अब 6 अमोनिया को यहाँ पे कंबाइंड होना है, तो ये इन्हीं ऑर्बिटल को पकड़ेगा आगे वाले को, ठीक है, इनर ऑर्बिटल को यहाँ से लेगा 2 ठो और बाकी आगे का लेगा। तो यहाँ पे 2 इसमें से ले लिया, 1 3 और 3 6, तो 6 ऑर्बिटल इसको मिल गए, इसका कोई काम नहीं है। तो ये सभी हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसमें अब अमोनिया अपना लोन पेयर दे देगा। लेकिन जो मेटल का ऑर्बिटल बचा है उसमें इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सभी के सभी क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सभी के सभी जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे इसे बोलेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में जब इस कॉम्प्लेक्स को रखा जाएगा तो ये क्या करेगा रिपेल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे आगे भी देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसके मैग्नेटिक मोमेंट की, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, एक डायमैग्नेटिक है तो कितना डायमैग्नेटिक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n+2। n+2, n क्या दिखाता है, n दिखाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कोई नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ रख देंगे 0 0+2 यानी आ जाएगा 0, ठीक है। इसका यूनिट होता है Bm, मतलब बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमारा 0 आने का मतलब अगर म्यू की वैल्यू 0 आ गई तब भी समझ जाना है कि वो क्या है डायमैग्नेटिक है। अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं आई तो समझ जाएंगे पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं म्यू को मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, यानी मैग्नेटिक नेचर उसके अंदर कितना है। तो इसका यूनिट क्या होता है Bm। Bm मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, ठीक। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं पैरामैग्नेटिक वाला, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स ले लूं, अगला कॉम्प्लेक्स जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लिए FeH2O6 3+ या 2+ कुछ भी लेते हैं। देखिए वाटर क्या है वीक लिगेंड,
तो जब वीक लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पेयर नहीं कर पाएगा, पेयर नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर तो रहेंगे ही, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। जैसा यहाँ पे अगर देखा जाए Fe3+ में, तो यहाँ पे क्या था 3d5 बनेगा और 4s 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन सभी के सभी इस तरह से प्रेजेंट होंगे अनपेयर्ड, ठीक है। तो 5 यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे ये सिंगल फॉर्म में रहे चाहे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहे, इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड क्या है, वो वीक है, तो वो कोई इसको अप्रोच अपनी तरफ क्या कर रहा है, उसको रिपेल नहीं कर रहा है, यानी इसको ठीक है पेयर्ड अप नहीं करना चाह रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसे ही रहेगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस इलेक्ट्रॉन अब आगे जो भी वाटर आएगा वो आगे के 4s, ठीक है, और 4d वाले ऑर्बिटल में जाना चाहेगा, ठीक, आगे वाले 4s 4p और 4d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो इसके पास क्या है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यानी हाइब्रिडाइज्ड कौन से होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे ये सभी, यानी इसमें का 1 3 और 2 इसमें से लेगा यहाँ पे, ठीक, तो ये सभी क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो इसके कॉम्प्लेक्स में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा इस कंपाउंड को, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट होगा खुद, ठीक। और इसके अगर मैग्नेटिक मोमेंट को निकाला जाए तो फार्मूला होता है μ = √n+2। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n मतलब होता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 + 2 आ गया 7 और 7 + 5 हो गया 35, तो आ गया √35। अब √35 का रूट अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो 5.87 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है, तो 5.87 बोर मैग्नेटॉन आता है, यानी म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको भी कर लीजिए नोट। ठीक, तो ये देखिए हमारा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये तुम्हारा क्या था, केवल थ्योरी था, ठीक है। इसमें कौन कौन चीजें बताई गई हैं मैंने सबको क्या किया, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब कब बनेंगे, टेट्राहेड्रल वाला भी देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर भी देखेंगे। तो इसके हमारे क्या है एग्जाम्पल कुछ हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही देता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को देगा, ज्योमेट्री बताने को बोलेगा, हाइब्रिडाइजेशन बताने को बोलेगा, तो सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू।